हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है और कह सकते हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए आप लोग जो प्री टेस्ट यानी कि प्री बोर्ड का जो एग्जाम हो रहा है उसमें जो मैथ में क्वेश्चन पूछा वो सारा क्वेश्चन आज डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे। और दोस्तों प्री टेस्ट यानी कि जो बोर्ड एग्जाम से पहले का टेस्ट है वो टेस्ट और इससे काफ़ी सारा सवाल आप लोग एग्जाम के लिए जरूर भिड़ेगा एग्जाम में, और बहुत महत्वपूर्ण है हर एक सवाल, क्योंकि इसी पैटर्न पर पूरा सवाल आएगा। प्री बोर्ड मतलब प्री टेस्ट मतलब जस्ट जो फाइनल एग्जाम है उससे पहले का टेस्ट, कह सकते हैं बोर्ड एग्जाम का ही ढांचा है कि जिस प्रकार से आप लोग बोर्ड एग्जाम होगा फाइनल उसी प्रकार के इसमें सवाल पूछा गया है। और जिस पैटर्न पर कि उसमें इंग्लिश हिंदी रहेगा दोनों, तो इसमें भी इंग्लिश हिंदी दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं, जबकि मॉडल पेपर में ऐसा नहीं था। सारा इंस्ट्रक्शन पूरा कह सकते हैं कि आप लोग जो मैथ का पेपर रहेगा बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला, आप लोग देख लीजिए। वहाँ लिखेगा, मैंने आप लोग पहले कहा कि एक पेपर में आप लोग का 2 सब्जेक्ट रहेगा, जैसे मैथ और साइंस रहेगा, सोशल साइंस और आप लोग का इंग्लिश या कुछ भी रहेगा, मतलब 2-2 करके रहेगा। तो उसी प्रकार का है। इसमें आप लोग को टाइमिंग मिलेगा कितना, देखिए 1.5 + 1.5 3 घंटे का टाइम मिलेगा, जो कि मैंने आप लोग पहली वीडियो में बता दिया है कि एक पेपर जो होगा वो 3 घंटे का होगा, फिर दूसरा पेपर 3 घंटे का, मतलब आप लोग हो सकता है एक दिन में 6 घंटा भी एग्जाम देना पड़े। ठीक है, ये 10th क्लास का है। और आप लोग के पास दूसरा कोई पेपर आप लोग मुझे टेलीग्राम में सेंड कर सकते हैं या इंस्टाग्राम में आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपके पास अगर 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास के इस प्रकार का पेपर है तो आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं इंस्टाग्राम में मैसेज करके, या फिर टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोग से कॉन्टैक्ट कर लूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 10th के जितने सारे विद्यार्थी है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझिए, मैं समझा भी दूंगा ताकि उस प्रकार के सवाल जो आप लोग एग्जाम में पूछे जाएंगे उसको आप लोग सही सही सॉल्व कर सके। और चैनल पर पहली बार आएंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का आप लोग वीडियो बनाकर आप लोग हेल्प कर सकें। और आप लोग सब्सक्राइब और लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि हाँ और अच्छा आप लोग लिए करें। तो बस इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या धमाका मचाने वाला क्वेश्चन है, सभी का धमाकेदार तरीके से धुआंधार तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, अभाज्य गुणनखंड। और दोस्तों हो सकता है कि जो आप लोग क्वेश्चन नंबर है यहाँ तक क्वेश्चन नंबर भी चेंज नहीं होगा। जैसे एक नंबर में अभाज्य गुणनखंड है तो बोर्ड एग्जाम में भी यही क्वेश्चन रहेगा इसी टाइप का, खाली हो सकता है ये 140 की जगह 156 दे दे, कुछ और दे दे। ठीक है, दूसरा नंबर में भी हो सकता है ये नंबर भी आप लोग का चेंज ना हो, जितना आशा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है जो कि मैं पहले आप लोग बता चुका हूँ इससे पहले वाला वीडियो में, तो हर एक वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन इसमें है। निम्नलिखित में कौन 140 का अभाज्य गुणनखंड है? तो 100 अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सिंपल सा ऐसा ही खींचिएगा, 140 यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, अभी किससे जाएगा तो सर 2 से। अभाज्य गुणनखंड मतलब सिर्फ अभाज्य संख्या से ही भाग दीजिएगा। 2 से जाएगा, जी हाँ सर, 2 से तो 14 हो जाएगा और 0 का 0। फिर 2 से जाएगा, जी हाँ सर, 2 3 6 और 1 बच जाएगा ना साथ में, तो यहाँ 1 मान लेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 बचे 10। अब सर 5 से चला जाएगा, 5 7 35, फिर 7 से चला जाएगा, 7 एकम 7। मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2 × 2 × 5 × 7 लिख सकते हैं। 140 बराबर 2 × 2 × 5 × 7। और 2 को 2 है मतलब 2 के पावर में 2 और × 5 × 7। तो कौन वाला ऑप्शन मैच कर रहा है? तो सर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हमको दिख रहा है, तो मार दीजिए उसको टिक। 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बनाएगा, हो सकता है कुछ डिजिट चेंज हो जाए बट क्वेश्चन इसी प्रकार रहेगा। नेक्स्ट बहुत आसान सवाल है, पीएक्स का ग्राफ दिया है। ठीक है, इसमें पीएक्स के शून्यकों की संख्या पूछा है, तो बस एक पीएक्स के शून्यक पूछ रहा है, तो देखिए एक्स अक्ष को कितना बार काट रहा है। अगर पी वाई का पूछेगा तो वाई अक्ष को कितना बार काट रहा है, लेकिन आप लोग मैक्सिमम टाइम पीएक्स का ही पूछता है। तो यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष को सर यहाँ पर एक बार काट रहा है और यहाँ पर एक बार काट रहा है, मतलब जस्ट 2 ही बार काट रहा है, तो इसका सही उत्तर 2 हो जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल है, मिल गया 1 नंबर। एक एक नंबर बहुत ज़्यादा कीमती आप लोगों के लिए, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन को समझ जाइए ताकि एग्जाम में ना गलती हो। इसी प्रकार क्वेश्चन हो सकता है यही क्वेश्चन उठ के आ जाए कुछ, इसलिए मिस मत हुई करिए यार। बहुपद x² - 3 के शून्यक है, तो x² - 3 का शून्यक पूछा है। ठीक है, तो x² - 3 का शून्यक पूछा है तो बराबर हम 0 कर देंगे। जब भी शून्यक निकालने बोलेगा तो बराबर 0 कर देंगे। जीरोस निकालने बोला है तो बराबर 0 करेंगे फिर। ठीक है, तो x² बराबर, अब जो 3 है इसको हम a² - b² के रूप में लिखते हैं। ठीक है, ये जो टर्म है ना इसको हम a² - b² के टर्म में लिखेंगे। तो 3 किसका स्क्वायर होता है? तो बोलेंगे सर √3 का स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि √3 को 2 बार गुना करते हैं ना तो 3 आ जाता है, तो बिल्कुल √3 का स्क्वायर कर दीजिए। बराबर में 0 तो है ही। अब इसको हम लोग a² - b² फॉर्मूला में बैठा देंगे। क्या होता है सर? तो होता है a - b यानी कि x - √3, और वो क्या होता है सर? वो होता है a + b यानी कि x + √3, और बराबर में तो 0 है ही। ठीक है, तो a - b × b हो गया। अब a - b बराबर 0 कीजिएगा, एक बार x - √3 को 0 कीजिएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस उधर जाके हो जाएगा प्लस, मतलब x बराबर √3 हो जाएगा। और एक बार इसको 0 कर दीजिएगा ये वाला टर्म को, तो x बराबर -√3 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाए, एक बार आ गया आप लोग का √3 और एक बार -√3, तो √3 और -√3 कहाँ है देख लीजिए, उसको सही मार दीजिए। तो हो रहा है सर ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात मतलब जिसके घात में 2 हो, जिसके पावर में 2 हो, जिसके मात्रा में 2 हो। ठीक है, जिसके घात में कितना हो जाए दोस्त? 2। तो देखिए 2 किसके घात में दिख रहा है? तो सर यहाँ पर 2 दिख रहा है, लेकिन दोस्तों इसको सॉल्व कीजिएगा तो इधर भी 2 आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही वाला आप लोग का सही आंसर होगा, बाकी कोई नहीं होगा। क्योंकि यहाँ देखिए इसको आप गुना कर दीजिए तो x के पावर में 4 हो जाएगा, इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो x स्क्वायर कट जाएगा, ये दोनों तो होगा नहीं, इसको सॉल्व कीजिएगा देखिए तो आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा। 1 नंबर बिल्कुल सटीक जवाब, परम सत्य उत्तर है। नेक्स्ट 5 नंबर बोला है दोस्तों, ये चैप्टर मैं आप लोग कंप्लीट करवा चुका हूँ, ये चैप्टर भी कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है, ये सारा आप लोग देख लीजिएगा, अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ 10th का, जितना मैं मैथ का आप लोग का हर एक चैप्टर वाइज कंप्लीट करा रहा हूँ। बाकी जो 1-2 चैप्टर बचा हुआ है मैं उसको जल्द ही कंप्लीट करवा दूंगा। बोला का कोई हल नहीं होगा यदि, कोई हल नहीं होने का सिर्फ एक ही कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है? कोई हल नहीं होता है कब? जब रेखाएं समांतर होती है। मतलब कंडीशन क्या हो जाता है तब सर? तब कंडीशन हो जाता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। ओके, नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसा अगर कंडीशन हो जाए दोस्त तो ये समांतर होगा और इसका कोई हल नहीं होगा। तो ऐसा कंडीशन किस में दिख रहा है? तो सर यहाँ पर दिख रहा है, तो मार दीजिए उसको, ये 3 नंबर सही हो जाएगा। अगर पूछता अद्वितीय हल होगा, ये एक हल होगा, तब दोस्तों हो जाता है ये वाला 1 नंबर। ठीक है, ये अद्वितीय हल होता है, तब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। अगर बहुत सारा हल मतलब अनंत अनेक हल होगा तो क्या हो जाए इसका? तब ये वाला कंडीशन। लेकिन यह पूछा है कोई हल नहीं, तो भैया समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा। 3 नंबर सटीक जवाब। नेक्स्ट पूछा 12, 15 और 21 का लॉसो क्या होगा, यानी कि एलसीएम निकालने बोला है दोस्तों। ये आप लोग का मॉडल पेपर में भी सवाल था। ठीक है, 12 तो 2 छक्के 12 हो जाएगा, फिर 2 से दीजिएगा तो 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 से दे दीजिएगा तो 3 एकम 3, फिर कितना है 15। तो चलिए 15 का भी निकाल लेते हैं। 15 को कैसा करेंगे? 15 लिखेंगे तो 3 पच्चे 15 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा, और एक बच गया 21। तो चलिए 21 का भी कहानी खत्म करते हैं, और 21 को ऐसे लिख देंगे 3 सत्ते 21, 3 से जाएगा ना जी, और 7 एकम 7। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 12 बराबर कितना आया? 12 बराबर आया 2 गुना 3 आया कि नहीं आया? हाँ सर आया है। तो ठीक है, 2 गुना 3। नेक्स्ट 15 बराबर क्या आया? तो 15 बराबर आया 3 गुना 5 आया है ना? बिल्कुल सर। 21 बराबर क्या आया? तो 21 बराबर आया 3 गुना 7। ठीक है, निकालने क्या बोला यहाँ पर? तो निकालने बोला है एलसीएम, यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब जो कॉमन आता है सब में उसको भी लेंगे और जो कॉमन नहीं आता है उसको भी ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए एलसीएम बराबर क्या हो जाए यहाँ पर? एलसीएम बराबर जो कॉमन क्या आ रहा है सबसे पहले देखिए, तो 3 सर सब में है, तो चलिए 3 को पहले लिख देते हैं। अब बाकी जो कॉमन नहीं भी आ रहा है ना तो इसको भी लिख दीजिए। सर यहाँ पे 2 को 2 है, लिख दें? बिल्कुल लिख दीजिए, जो नहीं आएगा उसको भी लिखेंगे इसमें। और सर यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, उसको भी लिख दें? हाँ बिल्कुल, उसको भी लिख दीजिए। ठीक है, बस खत्म हो गया कहानी। अगर एचसीएफ बोलता, ध्यान से सुन लीजिए, अगर एचसीएफ बोलता तो जो सबसे ज्यादा कॉमन में है, मतलब सब में कॉमन क्या है? 3, तो 3 आंसर होता। लेकिन एलसीएम बोलेगा तो जो कॉमन में उसको भी लिखेंगे, जो नहीं है उसको भी लिख देंगे। सबको गुना में गुना कीजिए, कितना आ रहा है? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 पच्चे 60, 60 को 7 से गुना कर दीजिए तो 60 सत्ते 42, 420 इज द राइट आंसर, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। गेट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर 10 और 25 का एचसीएफ। तो एचसीएफ आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, इक्वल विभाजन से निकालिए या फिर कोई भी विधि से निकालिए। यहाँ विधि आपको नहीं पूछा है, आंसर पूछा है। ठीक है, तो कोई चलिए हम इक्वल विभाजन से नहीं निकालते हैं, उसका आप लोग ऐसे करके निकाल लीजिए, जैसे ऐसे करके निकालते हैं ना, ऐसे करके कितना हो? 10 दूनी 20, चलिए बता ही दिया तो इसी में बता देता हूँ। 5 यहाँ पर 10 लिखिएगा तो फिर 5 दूनी 10 हो जाए, मतलब इसका एचसीएफ जो होगा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं और एक विधि से आपको इसको बता देता हूँ, जो कि अभाज्य गुणनखंड विधि है। इस तरह कीजिएगा, 10 को कितना हो जाए? 2 गुने 5 और 5 एकम 5, और कितना है? 25। तो 25 को फिर से कीजिएगा, 5 पच्चे 25 और 5 एकम 5। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? देखिए ये 2 गुना 5 है, ये 5 गुना 5 है ना, मतलब 5 दोनों में आ रहा है, तो 5 आंसर आपको पहले ही बता दिया मैंने। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखिए, समांतर श्रेणी पूछा है दिया हुआ एक, इसमें सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस पूछा है। तो भैया सार्व अंतर जब भी निकालने बोलेगा, आप दूसरा वाला पद में से पहला वाला पद माइनस कर दीजिए। सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस यानी कि डी इक्वल टू होता है हम लोग का a2 माइनस a1, जब ये एपी में है तब। ठीक है, तो दूसरा पद क्या है देख लीजिए, पहला पद है 3, दूसरा पद है 1, तो दूसरा पद 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 कीजिएगा तो -2 आपका सही आंसर हो जाएगा। ये सब देख के आंसर बोलिएगा जी, बस समझ जाइए, इतना आसान सवाल पूछा है। ठीक है, और इसी प्रकार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, कुछ कुछ हार्ड भी रहेंगे, मैं उस सब सवाल भी आप लोग करवाऊंगा, आप लोगों को यहीं पर देखने में मिलेगा आगे कि क्या क्या क्वेश्चन हार्ड है, क्या क्या आसान है। तो बस वीडियो को पूरा देखिए, एक एक चीज़ स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बीच में मैं ऐसे भी पॉइंट्स बोल रहा हूँ जो आप लोग एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक,
सभी वर्ग होते हैं, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। सभी वर्ग क्या होता है? समरूप होता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है एग्जाम में आने के लिए, बोर्ड एग्जाम में अच्छे से पढ़ लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि। मूल भिन्न और वास्तविक कब होता है? तो जब d इज ग्रेटर देन 0, मतलब जब d 0 से बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है? मूल वास्तविक होता है और भिन्न भिन्न होता है। तो सर बराबर कब होता है? तो जब d इज इक्वल टू 0 हो जाता है। सर अवास्तविक कब होता है, यानी काल्पनिक कब होता है? जब d इज लेस देन 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ पूछा है कि वास्तविक और भिन्न भिन्न होगा, तो d इज ग्रेटर देन 0। d का वैल्यू फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। कौन वाला ऑप्शन मैच कर रहा है? जी सर, पहला ऑप्शन ही मैच कर रहा है। तो मारिए खटाक से, हो गया। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर की तरफ। दो समरूप, और इससे भी दोस्तों क्वेश्चन फिक्स है, ध्यान से देख लीजिए। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात निकालने बोला है। सिंपल सब एक फॉर्मूला याद रखिएगा, सिंपल सी फॉर्मूला है अपना ABC, यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज, ठीक है भाई। एरिया, अब सर AR मतलब क्या होता है बता रहा हूँ दोस्त, बता रहा हूँ, बस सब्र तो करो, जरा सब्र करो। देखो PQR हो गया। अब बराबर मान लीजिए इसका हम AB ले लिए और इसका AB लिए, तो इसका क्या ले रहे हैं? PQ का स्क्वायर। बस ये खाली फॉर्मूला याद रखिए, इससे कोई भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। क्या होता है समझ लीजिए पहले। एक थ्योरम होता है आप लोग का क्लास 10th में, ठीक है, कि अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो उनकी भुजाओं का, उसके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, वर्ग मतलब स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो ऐसा AB बाई PQ होगा, BC बाई QR होगा और AC बाई PR होगा। लेकिन सबको हम छोड़ दिए, हमको सिर्फ जितना मतलब उतना हम लेते हैं, ठीक है। ये एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल, हिंदी में बोलते हैं। तो बस क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल बटे PQR का क्षेत्रफल बराबर AB बटे PQ का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया 4:9। तो का क्षेत्रफल कहाँ है भैया? तो यहाँ पर है, तो यहाँ हम लिखेंगे 4/9। अनुपात है तो बट्टा में ही होगा। और इधर है AB बटा PQ का स्क्वायर, तो AB बटा PQ का स्क्वायर हम कर दिए, ठीक है। अब हमको निकालना है भुजाओं का अनुपात बोला है। तो भुजाओं का अनुपात मतलब क्या? AB बटा PQ। भैया इधर स्क्वायर है तो उधर जाए क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो रूट होगा तो क्या होगा? AB बटा PQ इक्वल टू √4/9, यानी कि AB बटा PQ इक्वल टू √4/9। 4 का वर्गमूल हो जाता है 2 और भैया जी 9 का वर्गमूल होता है 3। तो 2/3 कहीं दिख रहा है तो उसको मार दीजिए। बिल्कुल सर हमको दिख रहा है, यहाँ पर इसका सही उत्तर रखा हुआ है, ठीक है। जो फॉर्मूला बताएं उसको याद कर लीजिए, दिमाग में घुसा लीजिए, बस आएगा, बैठा दीजिए फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा, ठीक। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है। इसका डायरेक्ट ऊंचाई वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर्मूला भूल जाते हैं तो एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए ऐसा ABC, ठीक है। समबाहु त्रिभुज हर एक का भुजा कितना दिया है? 6 करके दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला इसका ऊंचाई मतलब ये ऊंचाई निकालना है। तो भैया समबाहु त्रिभुज है तो इस कोना से यहाँ पर अगर कोई भी खींचेंगे तो ये लंब होगा और इसको समद्विभाजित करेगा, मतलब ये बराबर ये। तो भैया पूरा 6 है, मतलब ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा भुजा, ठीक है। तो हमको निकालना ये बोला, ये है कौन सा त्रिभुज? तो सर ये है समकोण त्रिभुज। निकाल सकते हैं हम, इसको निकालना है तो अंडर रूट कर सकते हैं। हमको पता है ना कि इस भुजा का स्क्वायर इक्वल टू इस भुजा का स्क्वायर प्लस इस भुजा का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में होता है ना, कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उसी प्रकार से। तो डायरेक्ट करते हैं हम 6 का स्क्वायर और माइनस क्या कर देंगे? इसका स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर। तो सर माइनस क्यों किए? क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला होता है कि इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इस भुजा का स्क्वायर। तो हमको ये वाला भुजा निकालना है तो इस भुजा का स्क्वायर में से ये वाला भुजा माइनस करना पड़ेगा स्क्वायर, बस। तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 36 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा जी? 36 में 9 जाएगा तो इधर 6 चल जाएगा, √27 बचेगा। √27 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 3 गुना 3, 2 को 3 में 1 3 बाहर निकल जाएगा और 1 3 अंदर बच जाएगा, मतलब 3√3 आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। 3√3 यानी कि ऑप्शन नंबर 2। चलिए 13 नंबर सवाल देख लेते हैं। 13 क्या बोला है? 13 बोला है दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 8670, उनका HCF 17 है तो LCM क्या होगा? मैंने आप लोग कहा था कि इससे सवाल फिक्स है। इस नंबर से जब मैं मॉडल पर आप लोग पढ़ा रहा था, हर एक बार ये है और आप लोग बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चंस रहेगा, इसलिए आप वीडियो को जब देखते हैं तो समझ जाइए कि हाँ इससे भैया सवाल, जब भैया बोले हैं ना कि इससे रहेगा तो मतलब रहेगा, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल ही दे दिया है 8670। चलिए ठीक है यहाँ तक। तो अब क्या बोला है कि इनमें से उनका दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है भैया? तो होता है HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM, ठीक है। तो 8670 बराबर HCF कितना दिया है देख लीजिए, 17 दिया है। LCM निकालना है तो LCM, ठीक है। बस आप काट दीजिए 17 को इससे, यहाँ का देखिए 17 × 5 = 85,
एक बचेगा तो 17 एकम 17 और 0 का 0 मतलब 510 आई थिंक आंसर हो रहा है। तो 510 तो दिख ही रहा है। इतना आसानी सवाल है दोस्तों। देखिए सवाल आसान रहेगा, मेन आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सवाल तो ऐसा ही रहेगा लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। उसका फॉर्मूला क्या है भैया, फॉर्मूला ही आप भूल गए हैं तो फिर क्या बनाइएगा। इसलिए हर एक चीज़ को आप देख लीजिए। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। दोनों को गुना कर दीजिएगा तो आएगा 8। तो आंसर हो जाएगा ये। तो अब बोलिएगा सर एक नहीं होती है क्या, तो एक आपका ना अभाज्य संख्या होती है ना भाज्य संख्या, वो दोनों में नहीं आती है। ठीक है, सबसे अभाज्य संख्या मतलब क्या, जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा 2, ये तो हम डिटेल में आपको पहले ही बता चुके हैं। और भाज्य संख्या मतलब क्या, जिसका 2 से ज़्यादा हो जाएगा मतलब 4, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 4 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। द्विघात बहुपद जब द्विघात बोल रहा है तो 2 होगा, त्रिघात बोलेगा तो 3 होगा। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, शून्यक मतलब द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान केगो होता है। तो द्विघात बहुपद आप लोग बनाए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें एक्स का केगो वैल्यू निकलता है, 2 को निकलता है ना, तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण में विविक्तिकर का मान है। विविक्तिकर मतलब पहले ही बताए थे, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी का फॉर्मूला होता है क्या, तो सर b² - 4ac होता है। तो यही तो आपको निकालने बोला है। तो ये है a, ये है b, ये है c। तो a में कुछ है नहीं, 1x², कुछ नहीं है तो 1, b में भी कुछ नहीं है x के साथ तो 1, तो b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, और -4ac, तो 4, a का मान भी 1 और c का मान भी 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 4 एकम 4, 1 में 4 गया तो -3 आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 100% परम सत्य उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 2 समीकरण दिया है का हल है। दोस्तों मैंने आप लोगों को हल निकालने का पहले ही ट्रिक बता चुका था कि आप लोग ऑप्शंस के हिसाब से जाइएगा तो जल्दी बन जाएगा। ठीक है, और अगर क्वेश्चंस में आसान है, जैसे मान लीजिए यहाँ भी एक से यहाँ भी एक से, तब आपका बन सकते हैं सॉल्व कीजिएगा तो। लेकिन इससे जो मैं विधि बताया था कि ऑप्शंस को टिक कीजिए, ऑप्शंस के हिसाब से जाइए, जल्दी बनेगा। कैसे सर जाएंगे, तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन में क्या है, x = 2 y = 1। तो x इसमें 2 पुट करके देखिए और y 1 पुट करके देखिए, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। सेटिस्फाई मतलब इधर जितना आ रहा है इधर इतना है कि नहीं, मतलब इधर जितना आ रहा है इधर इतना आ रहा है कि नहीं। इधर 10 है तो इधर भी 10 आना चाहिए, इधर 0 है तो इधर भी 0 आना चाहिए। तो x का वैल्यू 2 बैठाएंगे और y का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, तो 2 एकम 2, तो ये तो 0 हो जा रहा है सर, मतलब ये तो मैच कर रही है। चलिए 2 में देख लेते हैं। तो x का वैल्यू इसमें 2 बैठाएंगे, 3x में देखिए तो 3 गुना 2 हो जाएगा, x पे 2 बैठाएंगे तो प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर 4 गुना कितना हो जाएगा, देखिए 4 गुना y की जगह पे 1, तो 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और प्लस 4 एकम 4। तो सर ये भी 10 हो जा रहा है, मतलब बराबर हो जा रहा है, तो बिल्कुल पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व मतलब क्या, आपको x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से निकालिए, विलोपन विधि से निकालिए, वज्रगुणन विधि से निकालिए, आपका देखने जाने वाला वो नहीं, आप कैसे भी करके आंसर निकालिए। वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, कि वृत्त की कितनी सारी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो सुन लीजिए, वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कैसे सर, तो ये हो गया वृत्त, खींचिए, स्पर्श रेखा मतलब क्या, जो जस्ट टच करेगा, इस तरह से कट गया यहाँ पर, तो इस तरह से जस्ट टच करेगा। ठीक है, तो कितने सारे टच करेगा, बहुत सारा ऐसा रेखा हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारा होगा, तो अनंत रेखाएं हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। लेकिन हाँ सुन लीजिए, अगर पूछा कि वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तब भैया जी आंसर क्या हो जाएगा, 2। ये 2 ही समांतर है, फिर ऐसे कीजिएगा तो कट जाएगा। इसलिए जब समांतर की बात करें तो 2 हो जाएगा, और अगर सिर्फ स्पर्श रेखाओं की बात करें तो अनंत हो जाएगा। गेट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। तो भैया जी मूल बिंदु का निर्देशांक 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, 0,0 होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर। बिंदु 2,5 का x अक्ष से दूरी है, इसको ध्यान से देख लीजिए कैसे इसको बनाइएगा। ठीक है, ये आपका बना दिए हम x अक्ष और ये बना दिए y अक्ष। ठीक है, ये x है, ये y है। अब क्या बोला है कि बिंदु 2,5, तो मैं मान लेता हूँ ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, और y में 1 2 3 4 5 मान लेते हैं यहाँ पर है। ठीक, तो क्या बोल रहा है, x में 2, यहाँ पहला वाला जो होता है वो x का होता है, दूसरा वाला जो होता है वो y का होता है मान। ठीक है, 2,5 मतलब x में 2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। चलिए मान लीजिए y में 5 कहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है। बोल रहा है कि x अक्ष से दूरी कितना है, तो x अक्ष कौन वाला है, तो ये बिंदु कहाँ पर होगा, देख लीजिए, ये जो बिंदु होगा यहाँ पर मिलेगा, ये वाला बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो इस बिंदु का दूरी x अक्ष से कितना हो रहा है, देखिए x अक्ष कौन वाला, ये वाला है ना x अक्ष, तो यहाँ से दूरी कितना है, तो ये वाला दूरी होगा। ये वाला दूरी कितना है, तो सर ये तो 5 के बराबर आ रहा है, देखिए आ रहा है ना 5, तो आंसर 5 हो जाएगा। ये सही उत्तर हो जाएगा।
तो 5 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए, अगर x अक्ष से दूरी बोला है तो y वाले मान को ले लेना है, और y अक्ष से दूरी बोला है तो x अक्ष के मान को ले लेना है। ठीक है, और एक बार सुन लीजिए, अगर x अक्ष का दूरी बोला है, x अक्ष से दूरी बोला है तो आपका y वाले मान को लीजिएगा, अगर y अक्ष से दूरी बोला है तो x वाले मान को लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधा वृत्त का 1/2 हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, मूल बिंदु से इतना की दूरी है। तो चलिए इसको भी बना देते हैं हम, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, पहले बिंदु मान लीजिए -6 और 8। -6 कहाँ पर है? -6 x में है, -6 जो है वो कहाँ पर होगा? x में होगा। तो मान लेते हैं -6 यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि a -1 -2 -3 -4 -5 -6 कहीं आएगा यहाँ पर, तो -6 मान लेते हैं यहाँ पर है। ठीक, और 8 किस में है? तो y में है, तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो 8 यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर 8 हो रहा है। तो इस मूल बिंदु से दूरी पूछा है, मतलब ये वाला बिंदु। तो ये निर्देशांक ये वाला बिंदु जाएगा कहाँ? तो देखिए ये वाला इसको मिला देंगे तो ये वाला बिंदु ये वाला हो जाएगा। तो भैया जी ये मूल बिंदु यहाँ पर है ना, ये 0,0 है, तो ये मूल बिंदु यहाँ है ये वाला, तो ये वाला दूरी पूछा है। तो बस ये वाला 6 है हमको दूरी, ये वाला दूरी कितना है? माइनस में है तो वो पोजीशन दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली दूरी कितना है? 6 है। ऊपर में दूरी कितना है? 8 है। तो इसको हम कर सकते हैं, ये वाला दूरी आप निकालना है तो √8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। दोनों को जोड़िएगा तो पूरी शतक मार देगा, और शतक का वर्गमूल निकालिएगा तो 10 आंसर आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, तो 10 देखिए, ऑप्शन नंबर 4 नंबर परम सत्य उत्तर। नेक्स्ट 23 नंबर, देखिए कोई भी आप लोग को डाउट होगा कमेंट में बोल दीजिएगा, मैं ट्राई करूंगा उससे रिलेटेड अलग से वीडियो बना दूं। ठीक है, यहाँ पर मैं हर एक क्वेश्चन को समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मतलब कुछ भूल जाते हैं, तो आप लोग को समझा इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग का रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि बिंदुओं 0,4 और 4,2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों मुझे 1-2 क्वेश्चन आप लोगों का सिलेबस से बाहर लग रहा है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं देख लेता हूँ। और आप लोग बोर्ड एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर सिलेबस से बाहर आता है तो उसके लिए आप लोग को नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो मध्य बिंदु निकालने क्या करेंगे? बस x1 + x2/2, y1 + y2/2 फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर x1 क्या है? तो 0 है, x2 क्या है? तो 4 है बटे 2। सर ये कैसे मान रहे हैं आप? तो देखिए ये होता है x1, ये होता है y1 पहला वाला, ये होता है x2, ये होता है y2 दूसरा वाला। ठीक है, ये हो गया प्लस y1 + y2/2, y1 क्या हो गया? 4, और प्लस y2 कितना हो गया? तो 2/2। बस इसको कैलकुलेट कर दिया, आंसर आ जाएगा। तो 0 + 4/2 मतलब 4/2 कट के आ जाएगा 2, और 4 + 2 6/2 कट के आ जाएगा 3, तो 2,3 आप लोगों का मध्य बिंदु हो जाएगा, जो कि आपका दिख रहा है ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल देखिए कितना आसान सवाल पूछा। वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान मतलब 22/7, और आर का मान क्या होता है सर? तो आर का क्या होता है मतलब क्या? 14 दिया हुआ है, देखिए व्यास दिया हुआ है। ठीक है, तो ये डी दे दिया है कितना? 14, तो आर आप निकाल लीजिए ना, d/2 यानी कि 14/2, तो ये आ जाएगा 7। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 22/7 गुने 7 गुने 7 हो जाएगा ना, तो 22/7 गुने 7 और गुने 7, तो 7 7 1 कम 7 कट जाएगा, 22 को 7 से गुना कर दीजिए, 154 आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या मतलब जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होता है, तो भैया वो आंसर आपका हो जाएगा 23। क्यों? क्योंकि 23 को सिर्फ 1 मिनट, क्योंकि 23 को आप सिर्फ 23 × 1 लिख सकते हैं, तो इसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो रहा है। क्या हो रहा है? एगो 1 हो रहा है और एगो 23 हो रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग क्या देख लीजिए। 26 नंबर बोल रहा है कि यदि बहुपद px = x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फा, बीटा हो तो अल्फा, बीटा का मान होगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है, क्योंकि देखिए अल्फा, बीटा शून्यक आप तभी निकाल सकते हैं जब d > 0। ठीक है, d क्या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए d अगर निकालेंगे, d मतलब क्या? b² - 4ac, b² मतलब -2 का स्क्वायर करेंगे और -4ac, तो 4 × 1 × c का मान क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये तो 4 × 5 = 20, जो कि आप लोग का -16 आ रहा है। तो -16 0 से छोटा होता है, यानी d > 0। ऐसे में मूल वास्तविक नहीं होगा, तो मूल निकालेंगे ही कहाँ से? ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में मिसप्रिंट है या क्या है हमको पता नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर अल्फा × बीटा होता या फिर जो भी, ठीक है, अल्फा × बीटा, तब आपका वो होता है c/a। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल c/a।
सी बटा ए होता अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो सी है क्या 5 और ए है 1, तब 5 आंसर हो जाता। ठीक है, तब ये वाला सही हो जाता, लेकिन जो भी है आप लोग देख लीजिए इसको। ठीक है, चलिए मैं चलता हूँ 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आप लोग तो मेन बेसिक जानिए, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा, वहाँ क्वेश्चन मिस प्रिंट रहेगा, अगर मिस प्रिंट रहेगा ठीक है तो आपको वो नंबर मिलेगा, अगर आप नहीं भी बनाते हैं तो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्या है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या सिर्फ 2 हो सकती है, आप लोग देख सकते हैं, तो 2 मार दीजिए आंसर ये वाला। नेक्स्ट, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ इस प्रकार है कि AB बाई डी इक्वल टू BC बाई EF इक्वल टू AC बाई DF एवं कोण A बराबर 40 डिग्री, कोण B बराबर 80 डिग्री, तो कोण F की माप होगी। तो देखिए, जब 2 त्रिभुज दिया है और उसका हर एक भुजाएं समानुपाती है, मतलब SSS समरूपता नियम काम कर रहा है, यहाँ पर दोनों त्रिभुज समरूप हो रहा है ना, तो हम हर एक समरूपता कसौटी भी जान लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इससे क्वेश्चन फिक्स है आप लोग का। ठीक है, तो 2 त्रिभुज हम मान लेते हैं, एक है ABC, ये भैया A है, ये भैया B है और ये भैया C है, और DEF मतलब ये बहन जी D है और ये बहन जी E है और ये बहन जी F है। ठीक है, चलिए ठीक है, कोण A बराबर 40 डिग्री, इसका मान दे दिया है 40 डिग्री, बहुत बढ़िया दिया है। चलिए, कोण B का मान दिया 80 डिग्री, चलिए बहुत बढ़िया मान दिया है। और क्या दिया है, तो F की माप होगी। तो अब देखिए, इन दोनों का दे दिया, लेकिन आपको पूछा है F का, लेकिन दोनों क्या है, जब समरूप है तो उसका हर एक कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा ना जी। तो ये 40 तो ये भी 40, ये 80 तो ये भी 80, लेकिन ये C नहीं दिया हुआ है तो C हम निकाल लेते हैं। तो 80 और 40 कितना हो जाएगा, 120। तो हम लोग जानते हैं एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है, यानी कि ये हो जाएगा 60। तो कोण C 60 तो कोण F भी 60, तो कोण F भी 60, यानी कि कोण 3 बोल रहे हैं, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे 29 नंबर देख लेते हैं। पूछा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, यदि BC बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो AC का मान क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए क्या बोला है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। चलिए एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये समकोण त्रिभुज होगा, हो गया समकोण। पूछा है कि बोला है समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब मान लेते हैं ये वाला और ये वाला बराबर है। ठीक है, इसका नाम देते हैं A, और बोला है कोण B समकोण है, मतलब B और ये C, तो कोण B यहाँ पर समकोण हो गया। ठीक, अब बोला यदि BC बराबर 4, ये दे दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भैया ये BC 4 है तो ये भी 4 होगा, क्यों होगा, क्योंकि समद्विबाहु है, ये वाला और ये वाला बराबर है, तो ये 4 दिया है तो इसको भी 4 होना पड़ेगा। हमको निकालना है इसका AC का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, AC इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर, मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। BC कितना है देख लीजिए, 4 का स्क्वायर। ठीक है, आपको वहाँ प्रोसेस करके नहीं करना है कि सर बोले थे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो लिखेंगे सर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस नियम के अनुसार लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, फिर लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अरे नहीं भैया, आप इतना कर दिए ना, बस डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16, 16 हो जाएगा 32। 32 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 32 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 2। क्यों सर, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, ऐसा क्यों लिखिए सर, क्योंकि 2 को 4 में से 4 निकल जाएगा, तो 4√2 आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो 4√2 आंसर देखिए हो गया। ठीक है, तो बस प्रोसेस नहीं, वहाँ पर आप जितना जल्दी आंसर निकाल सकते हैं, हाँ, लेकिन आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। वहाँ पर प्रोसेस आपसे पूछेगा नहीं कि आपको प्रोसेस आता है कि नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और जितना जल्दी कर सकते हैं उतना आपके लिए बेटर है। लेकिन दोस्तों आपको लोग काफ़ी टाइम मिल जाएगा, समझ रहे हैं, 40 क्वेश्चन के लिए आप लोग 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट दिया जा रहा है। कम है क्या, बहुत समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। काफी अच्छा सवाल है। बोला है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दे दिया 14 सेंटीमीटर। आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस एग्जाम में आ सकता है। ये वृत्त है, ठीक है, वृत्तखंड क्या होता है, इसको हम काट दिए इस तरह से, तो 2 खंडों में बट गया ना, तो ये पहला खंड, ये दूसरा खंड, ये छोटा खंड है तो छोटा है इसलिए हम लघु बोलते हैं, ये बड़ा है इसलिए इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। इसका क्षेत्रफल दे दिया है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, तो इसका दे दिया है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है क्षेत्रफल। ठीक है, तो दीर्घ वृत्तखंड का निकालने बोला है, मतलब ये वाला जो भाग बच रहा है ना भैया, उसका क्षेत्रफल निकालने बोला है। ठीक, इसका तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पूरे वृत्त में से, ठीक है, पूरे वृत्त में से अगर हम ये वाला एरिया घटा दे, माइनस कर दे, तो क्या बचेगा, ये बड़ा वाला बच जाएगा ना, तो बिल्कुल वही करना है। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस किसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर, तो सर होता है वो पाई आर स्क्वायर, और लघु वृत्तखंड दिया है 14, तो पाई का मान 22/7
और आर का स्क्वायर यानी कि त्रिज्या कितना दे दिया है, तो त्रिज्या दे दिया है 7, तो 7 × 7 और -14, ठीक है। तो 22, ये 7 एकम 7 कट जाएगा, 22 को 7 से गुना कर दीजिए 154 हो जाएगा, ठीक है। और -14 इसको घटा दीजिएगा तो 140 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक। तो 140 दिख रहा है कहीं पर, हाँ सर दिख रहा है, 1 नंबर सही है। चलिए 31 नंबर है, देख लेते हैं क्या बोला है। एक भी क्वेश्चन दोस्तों आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन अगर मिस करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। कम से कम आप प्रोसेस समझ लीजिए कैसे बनेगा, क्योंकि इसी टाइप के सवाल आप लोग के आने वाला है। जब इतना कुछ मिल रहा है दोस्तों आप लोगों को ऑनलाइन, तो फिर उसको थोड़ा प्रयास करके ले लीजिए, ठीक है, ताकि एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाए, क्योंकि ये मौका दोबारा फिर मिलने वाला आप लोग को नहीं है। आकृति में टीपी और टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं, ओ वृत्त का केंद्र है, दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और क्या बोला है, पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री, ये आपको देखिए 110 डिग्री दे दिया है, ठीक। तो पी टी क्यू का मान क्या होगा, पी टी क्यू याद रखिएगा दोस्तों, इस तरह का जब भी फिगर रहेगा तो ये कोण और प्लस ये कोण, ये दोनों मिलाकर के कितना होता है, 180 डिग्री। क्यों होता है सर, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, मतलब ये दोनों मिलाकर तो 180 हो जाएगा, तो ये दोनों मिलाकर भी 180 होगा। तो ये दे दिया 110, तो इसको कितना होना चाहिए, 70, तभी ना 180 होगा, तो ये वाला हो जाएगा 70। पी टी क्यू इज इक्वल टू 70, यानी कि 2 नंबर बिल्कुल सही है, परम सत्य उत्तर। चलिए आगे चलते हैं। किसी एपी का प्रथम पद 5 और सारबंध 10 है तो तीसरा पद होगा। तो ए बराबर दे दिया है भैया, प्रथम पद दे दिया है 5, सारबंध यानी कि डी बराबर दे दिया है 10। आपको तीसरा पद यानी कि A3 निकालना है, इससे आसान और क्या चाहिए। a + 2d कीजिए, तीसरा पद बोला है तो a + 2d, चौथा बोलेगा तो a + 3d, पांचवा बोलेगा तो a + 4d, 16वां बोलेगा तो a + 15d, ठीक है। बस a + 2d कीजिए, a मतलब 5, 2d मतलब 2 × 10, तो 5 और 2 10 20, 20 और 5 कितना हो जाएगा, तो 25। कहीं दिख रहा है सर, दिख रहा है, तो मार दीजिए इसको सही उत्तर। 33 नंबर, द्विघात समीकरण का विविक्तकर है, द्विघात समीकरण दिया उसका विविक्तकर निकालना है। विविक्तकर मतलब डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी निकालना है, ठीक। तो डी इक्वल होता है b² - 4ac, क्या होता है सर, तो b² - 4ac, ठीक है। तो b² मतलब 1 का स्क्वायर, -4 मतलब 4 × 2 × c का मान क्या, -4, ठीक है। और इसको कर दीजिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस और माइनस माइनस से प्लस हो, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, मतलब क्या, माइनस में से प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 चले 32, तो 32 और कितना हो जाएगा 33। तो इसका सही उत्तर आप लोग का 33 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 34 नंबर देख लेते हैं। द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल 1 और 1 है, ठीक है, दोनों में 1 है, उसका क्या बोला, बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद बोला है। तो द्विघात बहुपद निकालने का एक फॉर्मूला होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा × बीटा बराबर 0 कर दीजिए, द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात बहुपद बोलेगा तो बोला है तो इतना आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो x² तो x² रहेगा, माइनस शून्यकों का योग देखिए कितना दिया, दोनों 1 है, तो यहाँ पर 1 × x हो जाएगा 1x और प्लस अल्फा × बीटा, गुणनफल भी 1 है, तो क्या हो जाएगा x² और बराबर 0 है, तो ये हम लोग का हो गया द्विघात बहुपद, x² - x और प्लस 1, जो कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 35 नंबर। निम्न में से कौन द्विघाती सूत्र है, निम्न में से कौन द्विघाती सूत्र है, तो द्विघाती सूत्र मतलब क्या होता है, -b + -√d, d मतलब b² - 4ac / 2a, तो क्या है -b + -√d मतलब b² - 4ac / 2a, ठीक है। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा 3 नंबर। बस थोड़ा थोड़ा मिस प्रिंट है, नहीं तो आप लोग फिर अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, माइनस प्लस का खाली देखना है, नहीं तो गलती हो जाएगा। यदि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो तो त्रिभुज कौन सा होता है, तो ये हमेशा दोस्तों जब भी लगता है तो ये समकोण त्रिभुज में होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है कि समीकरण kx - y = 2 6x - 2y = 3 का कोई हल नहीं होगा जब, कोई हल नहीं होने कंडीशन क्या होता है, तो a1/a2 = b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तब, ठीक है, नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो कोई हल नहीं होगा कब, जब ये वाला कंडीशन होगा, मतलब a1/a2 = b1/b2 होना चाहिए, ठीक है। c1/c2 तो ऐसे भी 2/3 बराबर नहीं आएगा। तो चलिए हम लिखते हैं a1 में क्या है, k है, a1/a2, a2 में क्या है देखिए 6 है, बराबर b1 कितना है y -y तो -1 हो जाएगा, और b2 में कितना -2y मतलब -2 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। k बराबर क्या हो जाए 1/2, और इधर बटा में है तो उधर जाएगा गुना 6 हो जाएगा, 2 × 3,
मतलब k का वैल्यू आ जा रहा है 3। सर ये वाला क्यों लिए, ये वाला क्यों नहीं लिए? देखिए ये तो C1/C2 2/3 है ना, तो 2/3 तो आएगा नहीं क्योंकि 1/2 तो बराबर है ही नहीं, उसको हम नहीं देखते, बस इसको बराबर कर दीजिए, हो गया। तो k का वैल्यू 3 आ गया, यानी कि आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा 3। ठीक, नेक्स्ट, एक बारंबारता बंटन का माध्य है 20 एवं माध्य के 25 तो बहुलक। देखिए क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप लोग सिलेबस में नहीं है, फिर भी दिया है तो देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। बहुलक बराबर हम लोग का एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। बहुलक बराबर याद रखिएगा होता है 3 माध्यक, ठीक है, 3 माध्यक और -2 माध्य, 2 माध्य, ठीक है। तो 3 माध्यक यानी कि 3 गुने 25 और 2 माध्य यानी 2 गुने 20, ठीक है। तो 25 दिया 75 और -20 दूनी 40, माइनस कीजिएगा तो 35 आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपको दिख रहा होगा कहाँ पर, बिल्कुल 4 नंबर, यानी कि ये सही उत्तर है। ठीक, चलिए अगला सवाल और अंतिम सवाल है। दो संभावित त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात होगा। दोस्तों ये सवाल मैंने आप लोग अभी करवाया कुछ देर पहले, आप लोगों को बताया ना कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर AB बटा BC का होल स्क्वायर, अभी कुछ देर पहले बताया। ठीक है, यहाँ पर एरिया हो जाएगा, तो सिंपल सा आप देखिए क्या दिया है यहाँ पर, क्षेत्रफल अनुपात दे दिया है 9/4, तो भुजाओं का निकालना है तो AB बटा BC, स्क्वायर है तो डायरेक्ट आप रूट में चेंज कर दीजिए, तो 3/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3:2, तो ये आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों हाँ, भुजाओं का अनुपात 3:2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है, भुजाओं का है स्क्वायर तो उधर जाकर रूट में बदल जाएगा, तो 3:2 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों ये सारा आप लोग का खत्म होता है मैथ का। ठीक है, आप लोग के पास अगर किसी की भी क्लास का कोई भी सब्जेक्ट है, आप लोग मुझे टेलीग्राम में सेंड कर सकते हैं, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा। इस क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, प्री बोर्ड है मतलब बोर्ड जैसा ही है, इसी प्रकार के सवाल आप लोग बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। इतना अच्छा मौका मिल रहा है, सारा कुछ मिल रहा है, तो इसका लाभ उठाइए। और इसको अगर आप सरकारी मॉडल पर बोर्ड एग्जाम का जो ये प्री बोर्ड क्वेश्चंस और एक गैस पर से पढ़ गया था ना, फिर भी आप आराम से 80% फोड़ सकते हैं, समझ लीजिएगा। तो क्योंकि इसमें से आपका थ्योरी कवर हो जाएगा, सारा थ्योरी अगर इतना पढ़ लेते हैं तो। बस सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, यही चाहूँगा ताकि सभी को इसका लाभ मिले और सभी कोई अच्छा नंबर से पास हो। इसी तरह से अच्छा वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो आप लोग को मिले, अच्छे तरह से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर पाएं। चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।